हेलो दोस्तों। अगर आपको भी 2026 में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब गेट करनी है तो आप कैसे करोगे। तो आज उसी का रोड मैप लेके आए हैं कि आप कैसे एक फुल फ्लेज रोड मैप के थ्रू अपना कैरियर इन सॉफ्टवेयर डेवलपर में बना सकते हो या एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो इन 2026 में। तो मान लो कि अगर आपको जीरो नॉलेज है तो भी ये आपके लिए, और आप अगर आपको बेसिक्स आता है लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है तो फिर भी ये भी आपके लिए है, क्योंकि अभी के टाइम पे इसके दो पार्ट है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो अगर आपको फ्रंट एंड आता है तो आज के टाइम पे आपको बैक एंड भी आना ज़रूरी है, क्योंकि ओनली फ्रंट एंड से इतना जॉब इजीली नहीं लिखती जितना अगर आपको दोनों स्किल आती है तो। और अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ये रोड मैप आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप अपने डेली के कितने, अगर हम मान के चलेंगे आपको कम से कम 5 से 6 घंटे तो डेली के देने पड़ेंगे। तो आपका एक कोर्स रहेगा 8 महीने का, 8 या 9 महीने का। और अगर आप ये कहते हो कि मुझे फ्रंट एंड आता है तो ये कोर्स आपके लिए रहेगा 3 से 4 महीने का। और अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही आती है तो फिर ये कोर्स रहेगा आपके लिए 4 से 5 महीने का। तो हम चलते हैं, बात करते हैं वन बाई वन कि आप कैसे इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो और कैसे इसको एंड कर सकते हो 8 से 9 महीने में। हम बात करेंगे मोस्टली जीरो से स्टार्ट करने वालों के लिए, जो जीरो से लेकर एडवांस तक कैसे जा सकते हैं। तो इस कोर्स में हम मान के चलते हैं कि डेली आपको वीकली 40, यानी कि अगर मान के चलें तो मोटा मोटा अगर आपको दिन का 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप दिन के 3 4 घंटे भी दे सकते हो और संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो तो एवरेज आपका जो वीकली टाइम है वो आपका 40 घंटे होना चाहिए, कि आपने एक वीक में 40 घंटे दिए हैं, यानी कि अराउंड 4.5 घंटे या 5 घंटे आपने डेली के दिए हैं या 6 घंटे। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक सीख रहे हो, जैसे आप HTML या CSS सीख रहे हो तो पहले उसको सीखो। देन आप क्या करो कि आप उसकी प्रैक्टिस करो। आज मान लो आपने कोई टॉपिक सीखा तो उसकी प्रैक्टिस करो। देन आपने पीछे यानी कि लास्ट डे आपने क्या सीखा था उसकी प्रैक्टिस करो। फिर दोनों के बेसिस पे आप एक प्रोजेक्ट बनाओ। उसके बाद में आपने जो आज तक सीखा है, लाइक पीछे अभी तक आप कहाँ पहुँच गए, जैसे CSS में पहुँच गए तो पूरी HTML प्लस जहाँ तक आपकी CSS होगी उन सबको मिला के आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो इससे क्या होगी कि आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ना कि ये है कि आप इसको रट के बैठ जाओगे, क्योंकि कोडिंग बहुत बढ़िया, आप सारी चीज़ें रट नहीं सकते। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि मुझे कौन से टाइम पे किस चीज़ को अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उससे आपको मतलब कि उस जो करंट टाइम होगा या जिस टाइम आप लॉजिक बना रहे होगे उस टाइम आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम बात करेंगे डेली, अगर आप उसको 40 यानी कि डेली वीकली आप उसको 40 घंटे दोगे तो हम मान के चलते हैं कि ये कोर्स हमारा रहेगा 35 वीक्स का, यानी कि अराउंड 8 महीने का। तो आपको यहाँ पे लगेंगे 1750 घंटे। यानी कि अगर आप ये घंटे डेडिकेशन के साथ में दे देते हो, यानी कि अगर आप इसको अगस्त तक करते हो, यानी कि जनवरी से स्टार्ट करके अगस्त तक, तो आप एक जॉब रेडी या एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे जो आराम से कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब निकाल सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपना कोर्स या आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कि सिंपल मुझे बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हमारे पास में होती है एक लैंग्वेज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका काम क्या होता है। जैसे मान लो कि आपने एक गाड़ी देखी होगी तो उस गाड़ी को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। पहला पार्ट इंजन, दूसरा उसकी डिज़ाइनिंग, तीसरा उसका ढांचा। तो जिस ढांचे की हम बात करते हैं ना उस ढांचे को बोलते हैं हम HTML। या जैसे कार में ढांचा होता है वो ना तो देखने में अच्छा होता है ना उसमें इंजन होता है कि वो चल सके, तो वो एक ढांचा एक पड़ा रहता है। वैसे ही हम एक HTML से एक ढांचा बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का। फिर बात आती है उस पर कलर लगाने की। लाइक अगर हमने एक ढांचा बना दिया गाड़ी का, उसमें हमने शीशे लगा दिए, उसमें हमने कलर ऐड कर दिए, यानी कि उसमें सीट्स लगा दी, स्टीयरिंग लगा दिया, तो अब वो दिखने में अच्छी हो गई। वैसे ही जैसे कि हमारी वेबसाइट में हम CSS लगाएंगे, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो जैसे हम उसमें CSS लगाएंगे वो तो दिखने में अच्छी हो जाएगी, बट जैसे हमारी कार दिखने में अच्छी है बट वो चलेगी नहीं, तो वैसे ही जो हमारी कैस्केडिंग स्टाइल सीट लगाने वाली वेबसाइट है वो दिखने में तो अच्छी हो जाएगी बट अभी उस पर बटन्स काम नहीं करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं बटन्स पे क्लिक करके आइटम्स को कार्ट में ऐड कर दूं या लॉगिन कर लूं या लॉग आउट कर लूं तो वो सारे काम नहीं होंगे। उस काम के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी, यानी कि लॉजिक्स के लिए जो भी कुछ होगा वो जावास्क्रिप्ट में होगा। तो हम बात करेंगे कि हमारे जो पहले 3 वीक हो गए ना उनमें हम HTML CSS सीखेंगे। लाइक पहला एक वीक होगा इसमें हम HTML के बारे में सीखेंगे कि उसमें HTML को कैसे हम लिखते हैं। उसके बाद उसमें टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग क्या होते हैं।
टेबल्स क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, उसके बाद हम उसमें इमेज कैसे ऐड करते हैं, लिंक्स को कैसे ऐड करते हैं और पैराग्राफ्स कैसे बनाते हैं। तो उन सब की बात करेंगे हम पहले वीक में। उसके बाद में बात करेंगे हम CSS की। तो CSS में सिंपल कि किसी भी ड्यू को विड्थ या हाइट कैसे देते हैं, मार्जिन कैसे सेट करते हैं, पैडिंग कैसे सेट करते हैं। तो ये सारे टर्म आपके लिए अभी नए होंगे, बट आप जैसे वन बाय वन सीखते जाओगे ना तो इन सब से आप फेमिलियर हो जाओगे कि ये क्या चीज़ होती है। जैसे मुझे किसी भी ड्यू को बॉक्स मॉडल बनाना है कि जैसे सबसे बाहर मेरी मार्जिन लगती है, उसके बाद में बॉर्डर होता है, फिर उसके अंदर पैडिंग होती है, उसके अंदर हमारा कंटेंट होता है। तो अगर हम बात करेंगे बॉक्स मॉडल क्या होता है तो इस हिसाब से चलता है। उसके बाद में बात करेंगे कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि हमारी वेबसाइट लैपटॉप में कुछ अलग दिखती है, टैबलेट में कुछ अलग दिखती है और मोबाइल में कुछ अलग दिखती है, तो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव। तो हम अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे, तो वो भी पार्ट हमारे किसमें रहेगा, CSS का पार्ट रहेगा। तो उसके लिए हम सीखेंगे ग्रिड क्या होता है, फ्लेक्स क्या होता है। उसके बाद में ऑल्सो हम देखेंगे कि ब्राउज़र में रेंडरिंग कैसे करते हैं CSS को, और भी उसके जैसे कि ट्रांजिशन के ऐड कैसे करेंगे हम, और जैसे कि रोटेशन हो गया, या एक्स में रोटेट करना है मुझे, वाई में रोटेट करना है या जेड में रोटेट करना है तो वो कैसे करेंगे, स्केल कैसे करेंगे, स्क्यू कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी रहेगी CSS के अंदर। उसके बाद में आता है इनका फ्रेमवर्क। तो पहले हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते थे, अभी हम यूज़ करेंगे टेलविन CSS। लाइक कि टेलविन CSS क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क होता है जिसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट CSS यूज़ कर सकते हो। कि जैसे इससे आपको क्या है कि एक तो रेस्पॉन्सिव करने में हेल्प इजी हो जाएगा कि आप इसको इजीली रेस्पॉन्सिव बना सकते हो यूजिंग टेलविन CSS। और ये आपको जैसे कि मुझे मोबाइल्स की रेस्पॉन्सिव बनानी है या टैबलेट में या लैपटॉप में तो उसके लिए ईजी हो जाएगा, और लाइन ऑफ कोड भी आपके कम हो जाएंगे टेलविन CSS से। जैसे आपका पहले 3 वीक का काम होता है तो आपकी यहाँ से बन जाएगी एक वेबसाइट जिसके थ्रू आप HTML CSS सीख जाओगे। उसके बाद में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, वो चाहे किसी का भी हो सकता है। लाइक आप किसी जिम की वेबसाइट बना रहे हो, या किसी कोचिंग की वेबसाइट बना रहे हो, या कोई ग्रोसरी वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको एक वेबसाइट बना के देखनी है कि मुझे HTML CSS पूरी क्लियर हो गई क्या। देन उसके बाद में स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या होती है, तो जैसे हमने बात की थी कार में हम अगर इंजन ऐड करते हैं तो गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे अगर हम किसी भी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं ना तो उसमें लॉजिक्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने किसी बटन पर क्लिक किया तो उसका क्या होगा, मैंने उसमें अगर 2+3 किया तो 5 कैसे आएगा। तो ये सारी लॉजिकल थिंकिंग कहाँ से आती है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सब कुछ चलता है कि, तो इसको हम वन बाय वन चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इस लैंग्वेज का फंडामेंटल हमें आना चाहिए। फंडामेंटल इन द सेंस कि सबसे पहले आपको इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे स्टोर होती है। फिर हम उसमें डेटा टाइप देखेंगे कि जैसे हमने कहीं पे एज स्टोर की तो वो नंबर होता है, हमने कोई नाम स्टोर किया तो वो स्ट्रिंग में होता है, या अगर आपने कोई ट्रू या फॉल्स स्टोर किया तो बूलियन वैल्यू होती है। तो आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या होती है, नंबर क्या होता है और बूलियन क्या होता है। देन उसके बाद में बात करेंगे कि कंडीशन और लूप। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपकी एज 19 या 19 ईयर है, तो आपको चेक करना है कि क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ या नहीं। तो वो सारी आती है कंडीशनल के अंदर। उसके बाद में लूप, जैसे अगर आपको कोई काम बार बार रिपीट करना हो तो सेम काम को आप रिपीट करोगे तो आपको मतलब कि उसी काम को बार बार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम उसी काम को किसी लूप के थ्रू कर देंगे। तो लूप में फिर हम पढ़ेंगे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो ये सारे लूप्स के अंदर आते हैं। उसके बाद में आता है फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे किसी भी कोड को बार बार लिखना हो, जैसे मुझे 2 नंबर को सम करना है A+C, या मान लो कि ये तो एक लाइन का कोड था, बट कुछ ऐसा काम है जो मुझे बार बार रिपीट करना हो। तो मान लो कि एक ऐसा कोड ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको मैंने लिखा है 10 लाइन में। अब मुझे सेम कोड नीचे और लिखना है 10 लाइन में, फिर मुझे वही कोड 10 लाइन नीचे और लिखना है, तो मैंने यूज़ कर ली 30 लाइन। अब मैं क्या करूँगा कि इन 30 लाइन को एक फंक्शन में बना के उसमें लिख दूंगा 10 लाइन को, और जहाँ पे मुझे नीड होगी ना वहाँ पे मैं उसको कॉल कर लूँगा। कॉल करने में मुझे एक लाइन लगती है, तो मुझे टोटल 13 लाइन लगेगी ना कि 30। तो इससे मेरी लाइन ऑलमोस्ट 3 टाइम कम हो जाएगी। तो ये होता है फंक्शन जो किसी भी कोड को रिड्यूस करता है और कोड को इजीली हम रीड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आता है स्कोप और क्लोजर्स। तो बेसिकली हम उसमें बात करेंगे कि हमारे जो लेट वेर कॉन्स्टेंट को हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं। कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो अपने साथ में क्लोजर लेके भी आता है, तो उनको हम करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि कॉल स्टैक क्या होता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मेमोरी बेसिस क्या होता है कि जैसे हीप या स्टैक मेमोरी क्या होती है, उनकी बात करेंगे। देन उसके बाद में बात करेंगे जैसे मान लो कि मैंने कोई बटन बनाया या मैंने कोई हेडिंग बनाई या मैंने कुछ भी बनाया, तो उसको सेलेक्ट कैसे करूँगा मैं। तो उसके बाद में हमारे पास में आता है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री,
कि मुझे किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास, क्वेरी सेलेक्टर ऑल एक्सेट्रा। उसके बाद हम इवेंट्स ऐड करेंगे कि जब मैं किसी बटन पर क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, अगर मैं की प्रेस करूँ तो कुछ होना चाहिए। तो ये सारे उसी के पार्ट होते हैं हमारे ब्राउज़र प्रोग्रामिंग के। उसके बाद में यूआई मैनिपुलेशन, कि जैसे मैंने किसी बटन पर क्लिक किया या मैंने कोई टू डू लिस्ट बनाई तो मैं उसमें कुछ लिखूँ या बटन पर ऐड करूँ तो मेरा यूआई में आना चाहिए, ना कि मुझे रिफ्रेश करने पे आए। उसके बाद में बात करते हैं हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की। तो इसको बात करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एसिंक्रोनस होता है क्या है। जैसे मान लो आप किसी होटल में खाना खाने गई और वहाँ पे एक ही वेटर है और वहाँ पे दो टेबल है और दोनों पे कस्टमर आके बैठे हैं, यानी कि एक पर आप और एक पर कोई और है। तो सिंपल जो वेटर है मान लो कि वो सबसे पहले कस्टमर वन के पास में गया या उनसे उसने ऑर्डर लिया, फिर शेफ के पास में गया, उसको बोला कि चलो खाना बना दो, उसने खाना बनाया, उसने फिर वहाँ से खाना लिया और कस्टमर वन के पास में जाके उसको दे दिया। फिर वहाँ से वो आएगा आपके पास में, फिर आपसे ऑर्डर लेगा, फिर शेफ को देगा, फिर शेफ से आपके पास में आएगा। तो ये तो सारा चलता है सिंक्रोनस काम, ये लाइन बाय लाइन। फिर आता है एसिंक्रोनस पैरेलल काम, जैसे कि वेटर वन क्लाइंट वन के पास में जाएगा या कस्टमर वन के पास में जाएगा, ऑर्डर लेगा, फिर शेफ को देगा। शेफ जब तक खाना बनाएगा ना, वेटर आपके पास में आके ऑर्डर ले चुका होगा। तो ये काम चलता है एसिंक्रोनस, कि वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ कि से वेटर वहाँ पे खड़ा है शेफ के पास में और वहाँ से ऑर्डर ले रहे हैं। तो ये सारा काम चलता है एसिंक्रोनस। तो उसके लिए हमारे पास में होता है कॉल बैक, लाइक कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, प्रोमिस क्या होता है, हमें डेटा को फेस करना है तो फेस कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास तीन तरीके होंगे, एक तो एक्सएसआर होता है, एक फेच होता है, एक एक्जियोस होता है। तो एक्सएसआर बहुत पुराना वर्जन हो गया तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे फेच या एक्जियोस की। उसके बाद में एरर हैंडलिंग और ES6 के फीचर्स आ जाएंगे। देन हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें ऊप्स भी चलता है कि हम किसी भी काम को ऑब्जेक्ट या क्लास बेस कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो सिंपल आपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली, कितने 11 वीक्स में, अराउंड आपके 3 महीने चलेंगे। तो उसके बाद में आपको एक प्रोजेक्ट करना है, वो से आप किसी ग्रोसरी वेबसाइट का कर सकते हो या कुछ और प्रोजेक्ट जो आपको कहीं से भी करना हो वहाँ से आप कोर्स कर सकते हो, सॉरी प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे जैसे आपने किसी के लिए जिम वेबसाइट बना दी या किसी कोचिंग के लिए कोई वेबसाइट बना दी, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ तक 3 महीने में आपको कम से कम 4 से 5 प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके जावास्क्रिप्ट के लॉजिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर HTML CSS भी आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपको डाउट्स नहीं रहेंगे कि मुझे कहाँ पे कौन सी CSS यूज़ करनी है, कब कौन सा एलिमेंट बनाना है। तो जैसे आपके 3 महीने पूरे होते हैं, अब बात करते हैं कि उसके बाद में आएगा आपका रिएक्ट। तो बेसिकली रिएक्ट फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क है, तो इसकी मदद से हम डायनामिक वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। तो इसको आपको 4 वीक्स लगेंगे, यानी 1 महीने का लगेगा, जिसमें आप सिंपल पहले तो कोर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि फंडामेंटल क्या होते हैं इसके, फिर कंपोनेंट आर्किटेक्चर की बात करेंगे हम कि वो क्या होता है, फिर हम बात करेंगे स्टेट एंड प्रॉप्स की। बेसिकली अगर अभी आपको डाउट है या समझ में नहीं आ रहा कि स्टेट एंड प्रॉप्स क्या होता है, तो आप 1 बाय 1 जैसे ही इसको कंप्लीट करते जाओगे ना इस रोड मैप को, तो आपको समझ में आता जाएगा कि प्रॉप्स एंड स्टेट्स क्या होता है। प्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास कुछ प्रॉपर्टी आपको किसी और को देनी है तो कैसे पास करोगे। स्टेट का मतलब होता है कि आपको कुछ प्रॉपर्टी को स्टोर करना है और जैसे ही कुछ चेंज हो तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो वो स्टेट की मदद से होंगी। फिर रेंडरिंग व्यूअर परफॉर्मेंस बेसिक्स की बात करेंगे हम कि कैसे हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में राउटिंग, API इंटीग्रेशन और डैशबोर्ड स्टाइल UI को चेंज करेंगे। जैसे ही इतना पार्ट कंप्लीट होता है फिर आपको सेम प्रोजेक्ट बनाने हैं, 1 से 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो जैसे आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपने HTML कंप्लीट कर ली, CSS कंप्लीट कर ली, जावास्क्रिप्ट और उसके बाद में रिएक्ट, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो इसके बाद में आप कहीं भी अपने प्रोजेक्ट शो करके फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब गेट कर सकते हो या अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं, हमारा आता है बैकेंड। तो पहले हमने देखा कि फ्रंट एंड क्या होता है, तो फ्रंट एंड बेसिकली जो आपको स्क्रीन पे दिखता है ना वही होता है, बट आप चाहते हो कि मुझे बैक एंड भी करना है। तो मान लो कि आपका जो आपको स्क्रीन पे डेटा दिख रहा है वो डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो वो सारा काम हमारा कौन हैंडल करता है, Node.js, या उसको बोल सकते हैं बैकेंड। बैकेंड हैंडल करता है, जरूरी नहीं है कि Node.js ही करे, पाइथन भी कर सकता है या जावा भी कर सकता है। तो बैकेंड हैंडल करता है, हमें डेटाबेस से डेटा को लेके आना है, डेटा वो ऐड करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है, तो वो सारा काम हमारा कौन करता है, बैकेंड करता है। तो सबसे पहले आपको Node.js के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक Node.js क्यों आया, किस लिए आया और कैसे इसको हम रन करते हैं, कैसे हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं अपना।
तो सारा काम आपको 3 वीक्स का रहेगा कि अराउंड 120 आवर्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप डेटा कैसे इनपुट आउटपुट लोगे, फिर फाइल हैंडलिंग की, कैसे फाइल को रीड करते हैं, राइट करते हैं, डिलीट करते हैं। उसके बाद में देन जैसे ही आपका नोड जेएस कंप्लीट होगा उसके बाद बात करते हैं हम कि नोड का एक आपका फ्रेमवर्क होता है एक्सप्रेस जेएस, जिसकी मदद से आप इजीली सर्वर बना सकते हो। तो इस सर्वर में हम क्या बात करेंगे कि एक्सप्रेस का आर्किटेक्चर क्या होता है, मिडलवेयर क्या होते हैं, राउटिंग कैसे बनाएंगे, वैलिडेशन लाइक कि लॉगिन या लॉगआउट कैसे होगा, एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे, और कार्ड ऑपरेशन देखेंगे कि क्रिएट रीड डिलीट अपडेट कैसे करेंगे मोंगोडीबी में, क्योंकि हम इसमें डेटाबेस कनेक्ट करेंगे मोंगोडीबी। या अगर आप चाहो तो आप इसमें माईएसक्यूएल भी कर सकते हो, वो आपकी अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपका कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट, यानी कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन का एक बना दो कि जैसे इसमें पहले यूज़र लॉगिन करेगा, फिर रजिस्टर करेगा, देन वहाँ पे कुछ अपने यानी टू डू लिस्ट ऐड कर सकता है या अपने नोट्स ऐड कर सकता है, फिर उनको डिलीट कर सकता है या अपडेट कर सकता है। तो अगर आपने इतना किया तो आपका एक पूरा फुल तो नहीं बोल सकते बट फ्रंट एंड बैक एंड डिज़ाइन तैयार हो जाएगी, जिसको आप फ्रंट एंड से कनेक्ट करके अपने यूआई को वहाँ पे शो भी कर सकते हो कि यूज़र ने। फिर बात करेंगे कि मास्टर डेटाबेस लाइक मोंगोडीबी। तो जो हमारा डेटा है ना वो कहीं पे स्टोर भी होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास में डेटाबेस भी होना चाहिए। तो डेटाबेस दो तरह से हो सकते हैं, पहला मोंगोडीबी और एक माइस्क्यूएल। तो अगर आपके पास में डेटा टेबल्स फॉर्म में स्टोर करना है तो वहाँ पे माइस्क्यूएल यूज़ करेंगे, और कहीं भी अगर आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में स्टोर करना हो या लार्ज डेटा हो तो वहाँ पे मोंगोडीबी का यूज़ करेंगे। बेसिकली माइस्क्यूएल का यूज़ कब करते हैं, जब आपका बहुत ही सेंसिटिव डेटा हो, जैसे बैंक का डेटा है। अगर आपके ट्रांजेक्शन में एक ट्रांजेक्शन भी हट गई तो आपके अकाउंट के बैलेंस चेंज हो जाएगा। बट अगर पास में बहुत सारा डेटा है, उसमें से कुछ डेटा डिलीट भी हो जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिर मोंगोडीबी। तो पहले हम देखेंगे डेटाबेस कॉन्सेप्ट कि कैसे हम इंटरनली काम करता है डेटाबेस कलेक्शन, डॉक्यूमेंट क्या होता है, फिर मॉडल कैसे डिज़ाइन करते हैं, स्कीमा डिज़ाइन हो गया। फिर इसके एडवांस टॉपिक की बात करेंगे, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, एटोमिसिटी और कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद में जैसे हमारा ये ख़त्म होगा तो उसके बाद में बात करते हैं एमवीसी क्या होता है, कि हम अपने एक टास्क है उसको हम माइक्रो सर्विस में ब्रेक कर देंगे। कि जैसे कि बहुत सारे एक हमने एक ही से पूरा कोड लिख दिया तो उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग सर्विसेज बना देंगे इसकी, कि लॉगिन की एक जगह सर्विस है, रजिस्टर की अलग जगह सर्विस है, आइटम को ऐड करने की अलग सर्विस है, डिलीट करने की अलग सर्विस है। तो ये सारे काम हम सर्विसेज में ब्रेक कर देंगे। उसके बाद में आता है ऑथेंटिसिटी, लाइक सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि हमने एक वेबसाइट बनाई और वहाँ पे यूज़र लॉगिन कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, तो अपना पासवर्ड डालता है, तो पासवर्ड एच डी सेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस हैक हो गया तो हैकर को डाटा ऐसा कैसे मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं हैश में बाइक्रिप्ट जेएस की मदद से। उसके बाद में हम सेशन या कुकीज़ को स्टोर करेंगे। फिर हम बात करेंगे जेड टोकन की ऑथेंटिकेशन के लिए, और उसमें हम ओथ या ओपन आईडी कनेक्ट भी कर सकते हैं या गूगल वन टाइम ओटीपी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 10 नंबर का स्टेप हमारा रहेगा मोनेटाइजेशन या पेमेंट्स। लाइक आपने कोई ग्रोसरी वेबसाइट बनाई जिसमें आपने आइटम्स को कार्ट में ऐड किया, फिर आपने पेमेंट किया, तो पेमेंट का फ्लो कैसे रहता है, कैसे आप किसी भी पेमेंट गेटवे से कनेक्ट करते हो, तो वो सारा इस वाले फेज़ में हम सीखेंगे। या ये फेज़ रहता है जिसमें आप सीख सकते हो, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, बट हाँ ये सीखना भी बेनिफिट रहता है, क्योंकि कुछ लोग पूछ लेते हैं कि आपको पेमेंट गेटवे ऐड करना आता है या नहीं आता, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। फिर जैसे ही जाते हैं तो लास्ट में रहता है टाइप स्क्रिप्ट। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो ये जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस फॉर्म है जहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाइप स्क्रिप्ट का। तो ये जॉब ओरिएंटेड, यानी कि अगर आपको जॉब चाहिए तो ये मस्ट होना चाहिए कि आपको टाइप स्क्रिप्ट आती हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके टाइप को फिक्स करते हैं, लाइक आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो कहीं पे तो उसको नंबर यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टी एस कन्फिग अंडरस्टैंडिंग हो, स्ट्रिंग मोड लग जाता है कि आपको एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं अगर आपने जैसे इसका टाइप चेंज किया तो। उसके बाद आता है एआई फॉर डेवलपर। तो आपको आज के टाइम पे प्रॉम्प्टिंग भी आनी चाहिए कि आप चैट जीपीटी से अपने कोड कैसे बनवाओगे, कि चैट जीपीटी से मतलब कि आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आपको इसमें से कुछ पार्ट जो आप एआई से भी बना सकते हो इजीली, तो आपको उसके लिए प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। तो यूजिंग एआई लर्निंग प्रोडक्टिविटी, आज के टाइम पे आप जितनी ज़्यादा एआई यूज़ करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपको एआई का यूज़ भी आना चाहिए, डीबगिंग या अंडरस्टैंडिंग कोड को भी आना चाहिए। लाइक अगर एआई ने आपको कुछ कोड लिख के दिया तो आपको वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए, तो इसके लिए भी हम इसका सीखेंगे।
देन इसके बाद में इतना सब करने के बाद में 8 महीने के बाद में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें एक पार्ट और है, आपको गिटहब भी आना चाहिए प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए या वर्जन कंट्रोल करने के लिए, कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट रहेंगे, हमें किसी को भी वो प्रोजेक्ट भेजने हैं तो हम कैसे भेजेंगे, हम उनको पेन ड्राइव में डाल के तो नहीं भेजेंगे, ना हम उनको अपने लैपटॉप में दिखाएंगे। हमें क्या बोलेंगे कि आप अपने गिटहब का लिंक भेज दो। तो गिटहब क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट्स को स्टोर करता है, फिर हम उस लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं ईजिली। तो वहाँ से वो अपने प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको अपने लिंक्डइन पे एक अकाउंट बनाना है, जहाँ पे आप अपनी डेली, यानी कि जैसे डे 1 था, मैंने आज ये का डे 2, तो आप कंटिन्यू अराउंड मतलब कि कितने हो जाएंगे, 8 महीने आपको कंटिन्यू पोस्ट डालनी है कि मैंने आज ये स्टेप कंप्लीट किया, आज ये स्टेप कंप्लीट किया। और साथ में आपको एंड में एक रिज्यूम बनाना है। तो उसके बाद में आप आराम से जॉब गेट कर सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर की इन 2026 में। तो आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा।